Bir yanda çınar, bir yanda yüce dağlar, aynı yürekte atar dostlukla çağlar. Kattık candan kurbanız bu sevdaya. İndus'un suyu, selamlar boğazı, dostlukla yazdık biz bu bitmez yazıyı. Gönül bağımız sarsılmaz, yıkılmaz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये कोई गीत नहीं है, ये कहानी है दो इस्लामी बरादर ममालिक की जिनके दिल एक साथ धड़कते हैं। इस्तांबुल से इस्लामाबाद तक कभी न ख़त्म होने वाली लाजवाल दोस्ती से कौन वाकिफ़ नहीं है। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात महज दो ममालिक के खारजी ताल्लुकात नहीं हैं, ये बहुत से शोबाजात के अंदर मुश्तरका तौर पर ताउन रखते हैं। इनका दिफा मुश्तरका है, इनकी तजारत मुश्तरका है और सबसे बढ़ के इन दोनों जो अवाम हैं उनके दिल मुश्तरका हैं, इन दोनों के जो एहसासात हैं वो मुश्तरका हैं। और इसके अलावा हम लोग तारीख़ भी शेयर करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक की जो दोस्ती है वो महज दो ममालिक के सफारती ताल्लुकात से बढ़ के है। लेकिन एक और एस्पेक्ट भी है जो कि इन दोनों का मुश्तरका है, वो है इन दोनों का दुश्मन इजराइल। जी हाँ नाज़रीन किराम, वही इजराइल जो कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अब यूएई के पीछे खड़ा हो चुका है। यूएई जिसका सऊदी अरब के साथ रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और सऊदी अरब के साथ चूंकि पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहिदा है, पाकिस्तान सऊदी अरब को जो है वो अपनी सिक्योरिटी मुहैया करता है, सिक्योरिटी की गारंटी देता है। सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला, सऊदी अरब के ऊपर हमला। लेकिन ऐसा ही एक मामला हमें देखने को मिला है यूएई और इजराइल के दरमियान ईरान जंग के दौरान एक इंकशाफ हुआ है। अमरीकी अखबार के इस इंकशाफ का क्या मतलब है कि इजराइल की जो फौजें हैं वो अबू धाबी पहुंच चुकी हैं और यूएई को जो सिक्योरिटी है वो मुहैया कर रही हैं। इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब का क्या लेना देना हो सकता है, इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग के बादल जैसे ही छटना शुरू हुए, पाकिस्तान और तालिबान का जो मामला है वो एक बार फिर से गर्म हो चुका है और ये महाज एक बार फिर से लड़ाई लड़ने को तैयार है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कुनड़ के अंदर अफगानिस्तान में एक यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक किया है और ये इल्जाम जो वजारत तालीम है अफगानिस्तान की, तालिबान की, उनकी जानिब से पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया और जिसकी तरदीद पाकिस्तान ने कर दी है। इसकी क्या तफसीलात हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, एक बात हमने आपको बता दी थी कि ये मुज़ाकरात का अमल ओवर द नाइट नहीं हुआ करता, इसको एक वक्त चाहिए है और आप देख रहे हैं कि वक्त जो है वो लग रहा है और जो ट्रंप हैं वो भी जो ईरानी शराइत हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर शुक्र यह है कि जंग जो है वो रुकी हुई है और ये जंग मुमकिन तौर पे अब रुकी रहेगी। इस जंग के दोबारा शुरू होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि ईरानी वफ्द पिछले 24 घंटों के अंदर 2 बार पाकिस्तान आया और उसके बाद वो मॉस्को गया। पाकिस्तान के जो सालसी का किरदार है उसकी तारीफ की है, अमेरिका के रद्द-ए-अमल के ऊपर या अमेरिका के अमल के ऊपर उन्होंने तनकीद की है और शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन इसी के साथ नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान को शराइत दी गई थी ईरान की जानिब से वो अमेरिका को पहुंचा दी हैं और जो तजवीज़ यहाँ से ईरान की जानिब से आई थी उसके ऊपर आज जो ट्रंप हैं वो गौर व फिक्र करेंगे, उनको कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। ये वो तमाम तर खबरें हैं जो कि हमें सफारती महाज से, बातचीत के महाज से सामने आ रही हैं या मिल रही हैं। लेकिन इसी के साथ एक और महाज गर्म हो चुका है। खबरें ये सामने आ रही हैं कि जो अफगान वजारत तालीम है उसने ये इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान के ऊपर कि आज पीर के रोज़ पाकिस्तान ने जो एक यूनिवर्सिटी है अफगानिस्तान के अंदर उसके ऊपर अटैक किया और मिसाइल अटैक किया है। मतलब देखिए कि वही सारा मामला जो पाकिस्तान के ऊपर इनके अपने कारिंदे करते हैं। जब हम इनको यही चीज़ कहते थे कि भाई आप लोगों के लोग हमारे यहाँ पर आकर हमारे तालीमी इदारों को निशाना बना रहे हैं
تو तब इनको ये बात समझ नहीं आती थी, तब ये कहती थी कि ये आप लोगों का मसला है। लेकिन अब मुमकिना तौर पे, मुबैना तौर पे जब वही कारिंदे इनके अपने मुल्क के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ करने लगे हैं, तो तब ये जो एहसास है उनको हो रहा है, और शायद उसका इल्ज़ाम, उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपने जो फैक्शंस हैं, अपने जो ग्रुप्स हैं, उनको नकेल डाल सकें, उनको लगाम डाल सकें और उनको बता सकें कि भाई आप लोगों ने जो तालीमी इदारे हैं या जो सिविल पॉइंट्स हैं वहाँ पर अटैक नहीं करना है, और आप लोग नहीं कर सकते। अगर मर्द के बच्चे हो तो जाकर अफवाज से लड़ो, पाकिस्तान की अफवाज से लड़ के देखो, तब आप लोगों को पता लगेगा। तब ये जाकर अफगानिस्तान के अंदर पनाह ले लेते हैं। लेकिन मामला ये है कि कुनड़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर 30 से 45 के दरमियान हलाकतें हो गई हैं। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो जो है इस तमाम तर हादसे का शिकार हो चुके हैं, उसके अंदर उसातिज़ा इस हादसे का शिकार हो चुके हैं, और उसके बाद ये मिसाइल हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया था। जबकि पाकिस्तान की वजारत इत्तलात ने इसकी ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि इसकी मजम्मत भी की है कि आप लोग किस तरह का घिनौना इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हो। ये पाकिस्तान का वतीरा नहीं है कि हम लोग जाकर जो सिविलियन हैं उनको अटैक करें, ये आप लोगों का वतीरा है, तो इसको आप लोगों को खुद इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन इसी के साथ खबर ये भी सामने आ रही है कि आज पीर के रोज़ ही जो फायरिंग का तबादला है वो शुरू हो गया। जो पाक अफगान सरहद है वहाँ से ही फायरिंग का तबादला शुरू होता है, और बलूचिस्तान वाली साइड से इसकी कोई वजह नहीं बताई जाती, लेकिन ये फायरिंग जो है वो पाकिस्तान के ऊपर की जाती है। फिर जवाबन फायरिंग भी यहाँ से की जाती है ऑब्वियसली, लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई भी जो कैजुअल्टीज़ हैं वो सामने नहीं आ रही है। और ये मुकाम जहाँ पर ये आज फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है वो चमन शहर से अंदाज़न 15 किलोमीटर दूर है। रोगानी की हदूद में ये एरिया आता है जहाँ पर ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद ये फैलता गया, और जहाँ पर एक तरफ ये अफगानिस्तान की सरहदी इलाकों के अंदर फायरिंग का तबादला हो रहा है, उसी जाने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाना कि आप लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे धमाका हुआ उसके बाद धुआं धुआं हो गया, बारूद की बू थी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये हो सकता है मुमकिन तौर पर कि इनकी यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक किया हो, लेकिन जब तक आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है, आप कैसे किसी दूसरे मुल्क के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकते हो। तो पाकिस्तान ने इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन गालिबन जहां ईरान और अमेरिका इजराइल के मामला जो है वो इस वक्त ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो इस वक्त हीट है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इन दोनों के दरमियान जो कशीदगी है उसके अंदर फिर से एक बार इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको भूलना नहीं चाहिए कि अफ़गानिस्तान अपना जो आखिरी पत्ता है वो भी गवा बैठा है। आखिरी पत्ता इनके पास ये था कि हम लोग इनको तजारती तौर पर ब्लैकमेल करेंगे, हम लोग बॉर्डर बंद कर देंगे तो इनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो है वो तबाह हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान ने किया ये है कि पाकिस्तान ने ईरान वाला रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान ने चाइना वाला रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक पहुंच रहा है। तो ये आखिरी पत्ता भी अफगानिस्तान जो है वो गवा बैठा है। उसके बाद ना तो इनके पास आर्मी उस तरह से स्ट्रॉन्ग है कि ये पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें, और ना ही इनके पास कोई और जो है वो ऐसा कोई पत्ता मौजूद है कि जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के साथ अब तो निगोशिएट भी कर सकें। मैं तो ये कहूँगा कि अब मुज़ाकरात की भी कोई गुंजाइश जो है वो नज़र नहीं आती है, क्योंकि मुज़ाकरात भी करके देख लिए, उसके अंदर भी इनके पास कोई भी जो मंतकी दलील है वो नहीं होती है। और कुछ ज़राए तो ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान से पैसे मांगते हैं, ये अमेरिका से पैसे मांगते हैं कि आप लोग हमें पैसे दो तो हम लोग आपको बगराम एयरबेस दे देंगे। पाकिस्तान को कहते हैं कि आप लोग हमें पैसे दो तो हम लोग इन दहशत गर्दों को किसी दूर इलाके में जाके बसा देंगे, आप लोगों को तंग नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से उनके मामला जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ नाज़रीन किराम एक और मामला जो कि इस वक्त सामने आ रहा है, इंतहाई संगीन मामला है। अमरीकी अखबार एक्सियोस की जानिब से ये दावा किया जाता है कि ईरान जंग के दौरान इजराइली जो फ़ौजी हैं वो अबू धाबी आते हैं, मुत्तहदा अरब इमारात में आते हैं, और ये उसके बाद आते हैं जब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से बात करते हैं, टेलीफोनिक रब्ता करते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी यूएई को दी जाती है। अब यहाँ पर आपको एक ब्रॉडर कैनवस में देखना होगा कि ये मामला दरअसल है क्या। यूएई का अभी ईरान जंग से पहले सऊदी अरब के साथ एक मसला चल रहा था, और इनकी आपस में जो लड़ाई है वो थी, और आप इसको यूँ कहें कि एक तरह की सिविल वॉर थी तो गलत ना होगा। आप इसको अगर यूँ कहें कि ये एक तरह की कोल्ड वार थी तो ये गलत ना होगा। बेसिकली दोनों के अपने अपने मफादात हैं, और ये अपने अपने मफादात को लेकर जो है वो एक दूसरे को प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे,
से जो यूएई वाले हैं वो यमन के अंदर कुछ कार्रवाइयाँ करवा रहे थे ताकि सऊदी अरब को तंग किया जा सके, इसी तरह सऊदी अरब की जानिब से जो है वो एक अच्छा और तगड़ा जो रिस्पॉन्स है वो यूएई को दिया जा रहा था। तो तभी ये लोगों ने कंपैरिजन जो है वो ड्रा करना शुरू कर दिया था कि चूंकि सऊदी अरब के पीछे जो पाकिस्तान है वो खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान को यूएई के साथ जो है वो जो टक्कर है वो लेना पड़ेगी। अगर यूएई सऊदी अरब के खिलाफ जाता है और फुल ऑन वॉर के अंदर जाता है, लेकिन वैसे ये अरब ममालिक जो हैं वो जंगें लड़ा नहीं करते, लेकिन एक तरह से मुखालफत जो है वो पैदा हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान सऊदी अरब के पीछे खड़ा हुआ है तो इजराइल ने यूएई के पीछे खड़े होने का फैसला किया है और इनडायरेक्टली इसने पाकिस्तान को ये पैगाम पहुंचाया है कि अगर आप लोग सऊदी अरब की हिफाजत करना जानते हो तो हम लोग यूएई के पीछे खड़े हुए हैं, तो हम लोग इनकी हिफाजत करना जानते हैं। और शायद इसीलिए यूएई ने पाकिस्तान से अपना जो कर्जा था रोल ओवर वो कर रहा था और कर सकता था, उसने फौरी तौर पे वापस लिया और वो ये कह रहा था कि हम लोग जो हैं वो यूएई के साथ खड़े हो जाएं, यानी कि इजराइल के साथ खड़े हो जाएं। खबर क्या है, खबर मुलाहिजा कीजिए, फिर आपको इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा हो जाएगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि जंग के दौरान इजराइल और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान फौजी, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन गैर मामूली सतह तक जो है वो पहुँच चुका था। वेबसाइट का कहना है कि इजरायली हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद इजरायली फ़ौज को हिदायत दी कि वो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के साथ मुतअद्दिद इंटरसेप्टर्स जो मिसाइल हैं और दर्जनों फ़ौजी एहलकार हैं वो अमारात भेजें। और एक सीनियर इजरायली ओहदेदार के मुताबिक ये पहला मौका था कि इजराइल ने अपना ये दिफाई निज़ाम किसी दूसरे मुल्क को फराहम किया और पहली चॉइस उसने किसकी की है, यूएई की। और यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि अभी भी कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि यूएई ने आखिर किया ही क्या है, वो तो इस्लामी मुल्क है, आप लोग उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन ये खबर देखिए, ये कोई मामूली इदारा नहीं है, एक्सियोस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी एक क्रेडिबिलिटी है। जो लोग आलमी खबरों को देखते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है। जब वो ये कह रहा है कि एक इस्लामी मुल्क वो इजराइल के साथ इतना गहरा ताउन रखता है कि इजराइल पहला जो अपना दिफाई निज़ाम दे रहा है वो यूएई को दे रहा है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि यूएई इजराइल के साथ नहीं बल्कि ईरान के साथ खड़ा हुआ है और ईरान को यूएई के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। तो इससे पता ही लगता है कि ईरान ने जिन जगहों का इंतखाब किया है अटैक के लिए वो सबसे बेहतरीन किया है और यूएई के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले किए गए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक था, इसका जवाब मौजूद था कि ईरान ने यूएई के ऊपर अटैक किया, क्योंकि ये यूएई के ऊपर अटैक नहीं बल्कि इजराइल के ऊपर अटैक जो है वो कंसीडर होगा। हुकाम के मुताबिक इस फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दर्जनों ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया कि इजरायली फ़ज़ाइया ने जनूबी ईरान में नस्ब कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए भी मुतअद्दिद हमले किए ताकि वो अमारात और दीगर खलीजी ममालिक को निशाना ना बना सके। तो यहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। ये सिर्फ यूएई के साथ अपना ताउन बढ़ाना नहीं है, ये एक तरह से पाकिस्तान को भी एक पैगाम पहुँचाना है कि अगर आप लोग सऊदी अरब की हिफाजत के लिए एक दिफाई मुआहिदा करते हो तो हम लोग मुआहिदे के बगैर भी यूएई को एक जो है शेल्टर देते हैं, उनको एक सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं। और देखिए कि इजराइल के और भी बहुत से इत्तेहादी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसने किसी को इतनी हेल्प नहीं की, उसने यूएई की हेल्प की है। तो इसके पीछे आपको बहुत सी जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाएंगी कि आखिर इस वक्त इस खित्ते के अंदर चल क्या रहा है और ये पावर गेम किस तरह जा रही है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।